जैसे अंगद जी अपना पैर नहीं उठाते थे, तो नागेंद्र सिंह जी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। कि आप अंगद हैं, भीष्म पितामह हैं, या तो फिर चाणक्य हैं। मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जो नेता सड़कों पर घूम रहे होते हैं, घर घर जा रहे होते हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे होते हैं, वो बाद में बड़ी बड़ी हवेलियों में बैठ जाते हैं। वो आपको वोट देंगे या दूसरा जो दावेदार उसको वोट देंगे? ये सवाल तो भाई साहब जनता से बनता है जी। वो खड़े होके कहे राजमत महाराज हम नहीं कर सकते, ये यही करेंगे, राजनीति हमको नहीं आती। खड़ा ये भी निकलता है कि पहली बार चुनाव वो लड़े तो तीसरे नंबर पे थे, दूसरी बार चुनाव लड़े दूसरे नंबर पे पहुंच गए, तीसरी बार में कहीं पहले नंबर पे आ गए। तो ये तो 3 तारीख को पता लग जाएगा। तो बात बड़ी तेज आई, आप सुर्खियों में रहे हैं कि शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है। लाल डायरी है जो कभी खुलती नहीं, चुनाव के 10 दिन पहले खुल जाती है। लाल डायरी अभी तो राजस्थान में खुल रही है कोई। किसी ने कहा है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन मिलती है तो किसी को आसमान नहीं मिलता। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के गुड़ विधानसभा, और गुड़ विधानसभा चर्चित विधानसभा है क्योंकि यहाँ के विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अब सर, चर्चाएं बड़ी तेज चल रही है। चर्चाएं आपकी है, चर्चाएं आपके कामों की है, चर्चाएं जो विपक्षी आपके नेता हैं उनकी भी चल रही है, उनके कामों की भी चल रही है। लेकिन एक बात चर्चाओं में बहुत तेज चल रही है, आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, कोई भीष्म पितामह कहता है, लेकिन कुछ लोग अब अंगद कहने लगे हैं। कि जैसे अंगद जी अपना पैर नहीं उठाते थे, तो नागेंद्र सिंह जी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको थोड़ा सा बताइए कि आप अंगद हैं, भीष्म पितामह हैं, या तो फिर चाणक्य हैं, क्योंकि नीति और रीति आपकी कुछ अलग ही रहती है। मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ। ये सब महान पुरुष थे, उनके चरणों की धूल में नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ और अदना इंसान हूँ जी। और जहाँ तक अंगद के पाँव की बात है तो मैंने कई दफ़े कहा है कि चुनाव लड़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। और इस दफ़े स्पष्ट कर दूं, पिछले दफ़े मैंने कहा था, क्योंकि 13 का चुनाव में हार गया था, 13 से 18 का 1100 वोट से। तब पूछा था लोगों ने कि अंतिम चुनाव, तो हमने कहा अंतिम चुनाव होता यदि मैं जीत गया होता, मैं हार के रिटायर नहीं होऊंगा, मैं जीत के रिटायर होऊंगा। इस दफ़े अंगद का पाँव इसलिए आप कह रहे हैं, इस दफ़े भी मैंने पार्टी से अपना अनुनय विनय किया था कि मुझे हो गया, मैंने अब और किसी को टिकट दीजिए, किसी कार्यकर्ता को, जिसको। लेकिन पार्टी ने अंततोगत्वा मुझसे कहा कि नहीं, आपको ही ये चुनाव लड़ना है। इसलिए मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता और उसका सेवक होने के नाते ये अंगद का पाँव कहें चाहे जो कहें जी, मुझे चुनाव लड़ना। चलिए, इसका विश्लेषण आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। विधायक जी, लोगों की कहने की चाह ये है कि हमें अब युवा जोश चाहिए, युवा नेता चाहिए, और एक नई सोच चाहिए जो हमारे विधानसभा को और हमारे लोगों को एक अलग ऊंचाई दे। हालांकि नाम चल रहा था कि आप एक लॉन्च की चल रही थी कि आप प्रणव प्रताप सिंह को लॉन्च कर रहे थे, अपने साथ हमेशा लिए रहते थे। हालांकि वो उस समय जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं, तो वो लोगों ने देखा नहीं, उनकी बातें लोगों को समझ में आ रही थी कि भाई विदेश से पढ़ा हुआ लड़का है, अब हमारे यहाँ काम करेगा और आपकी अगुवाई होगी। लेकिन इंतजार था कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन ऐन वक्त पे टिकट आपकी पास आ गई। मैंने अभी बताया ना कि मैंने तो ये प्रयत्न किया था कि किसी अन्य को टिकट दिया जाए, उसमें प्रणव प्रताप भी हमारे पसंद में थे। लेकिन अब ये तो पार्टी का निर्णय है, उसको मैं अब क्या करूं। अंत में पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको ही लड़ना है। और जहाँ तक आपने कहा कि ये युवाओं की पसंद का सवाल है, पसंद करें, लेकिन क्या ऐसे युवा को पसंद करेंगे जो लाठी गोली चलाए, सर काटे? तो ये इशारा किस तरफ है? इशारा तो समझने की बात होती आप है। तो साफ साफ बोलते हैं साहब। आप तो नाम लेके बोलते हैं। कई दफे बोल चुका हूँ जी। जिस तरफ इशारा है, जो कैंडिडेट है उसी की तरफ इशारा है जी। आपके विपक्ष में कपिलध्वज सिंह है। ठीक है। चलिए, अक्सर जब चुनाव होता है तो चुनाव में बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं। किसानों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, रोजगार की बात आती है, महिलाओं की बात आती है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जो नेता सड़कों पर घूम रहे होते हैं, घर घर जा रहे होते हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे होते हैं, वो बाद में बड़ी बड़ी हवेलियों में
बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे होते हैं, विधायक और मंत्रियों से मिलने का समय नहीं होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो वो लोग क्या करें जो इस आस में इस बार भी वोट देंगे, वो आपको वोट देंगे या दूसरा जो दावेदार उसको वोट देंगे? अगर आप चाहते हैं कि हमें वोट दे तो किस उम्मीद से वो आपके पास आए और आपके चुनाव चिन्ह में वो बटन दबाएं? ये सवाल तो भाई साहब जनता से बनता है। जी। हैं? मेरा ये मकान 2090 का बना है। जी। हैं? जी। और उसमें एक ईंट दोबारा नहीं रखी गई है। जी। तो हवेली और इसकी बात तो मुझसे वाजिब नहीं है करना। नहीं, अक्सर सर ये अक्सर ठीक होता है बहुत सारी विधानसभा अक्सर में। है तो हवेली आपकी अक्सर उन लोगों का अंत क्या होता है ये भी आप देख लें। जी। या तो वो जेल में होते हैं या तो पब्लिक द्वारा धुतकार दिए जाते हैं। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि कपिलध्वज सिंह से हमने मुलाकात की और वो कहे जाते हैं कि राजा घराने के हम हैं और अब ज़रूरत आन पड़ी है कि राजा मैदान पर आ जाए, नेता बन जाए। और उन्होंने एक चीज़ ये भी लाया है कि उनकी राजनीति आपके यहाँ से शुरू हुई और अगर वो मुझे कोई सीना दिखा रहा है तो फिर मुझे मैदान में आना पड़ेगा। क्या ये हकीकत है या तो सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं? अब उनका ये स्टेटमेंट बताना है कि वो सीना दिखा रहा, मतलब चैलेंजिंग वाली बात है। हाँ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। जी। और जहाँ तक मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, जी सर। ये बात सही है कि उस राजनीति घराने मेरे राजनीति की शुरुआत ताला हाउस से हुई थी और इनके वर्तमान कैंडिडेट के पिताजी हमारे अभिन्न मित्र थे और उन्होंने ही मुझे नगर पालिका रीवा का अध्यक्ष बनाया। उनको ही हम लोगों ने तय किया था जी। लेकिन उन्होंने मना किया कि मैं नहीं करूँगा। और ये राजमाता ग्वालियर के सामने की बात है। राजमाता तत्कालीन राजमाता विजया राजे सिंधिया जी आई थी, 74 की बात है जी। और उन्होंने जब ये सब बातें सुनी तो हमसे प्रस्ताव उन्होंने पूछा, हमने कहा ये बनेंगे नरेंद्र सिंह जी। वो खड़े होके कहे राजमाता महाराज हम नहीं कर सकते, ये यही करेंगे, राजनीति हमको नहीं आती। तो एक तरफ तो वो हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, मिला हुआ पद और हमको बना दिया, हमको बढ़ाया। और एक तरफ वो हैं उनके भी वो दोस्त थे अभिषेक तिवारी, अभिषेक मिश्रा, तो उन्होंने बुलाकर उनका सर गला काट लिया। अच्छा, इनके घराना से आपकी मित्रता थी जो दोस्ती निभाई और आप उसकी अभी भी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करता हूँ हमेशा। लेकिन इनका जो चरित्र है वो तो समाज देख रहा ना, ये किस बलबूते पर खड़े होते हैं हमारे समझ में। कहते तो कि भैया साहब से बहुत प्यार करने लगे हैं लोग, बहुत मानने लगे हैं। तो 2 दफे अभी लड़े तो 3 दफे चुनाव, तो प्यार कहाँ था। तो विधायक जी की आंकड़ा ये भी निकलता है कि पहली बार चुनाव वो लड़े तो तीसरे नंबर पे थे, दूसरी बार चुनाव लड़े दूसरे नंबर पे पहुंच गए, तीसरी बार में कहीं पहले नंबर पे आ गए। तो ये तो अब 3 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, उनके परदादा भी चुनाव लड़े थे जी और 3 दफे लड़े, 3 दफे हारे और 3 के बाद फिर चुनाव लड़ना राजनीति बंद। हाँ, तो वो ये चीजें तो ये भी तो हो सकती है ना। हो सकती है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि आप हमेशा विकास की बात करते हैं, लोगों के रोजगार की भी बात करते हैं और जो गलतियां हैं उसको आपको हमने सुना है, देखा है कि एक्सेप्ट भी करते हैं। बात अभी चल रही है कि सबसे एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है, सोलर प्लांट जो है जिसके दिल्ली तक की मेट्रो चलती है, वो आपके गुड़ में है। कचड़ा प्लांट है, वो भी बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है, टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, आपके विधानसभा में है ना। दरिया प्लांट है, वो भी है। लेकिन सर ऐसे बड़े बड़े जो काम किए हैं, लेकिन इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिली है, जो रोजगार मिला है, वो लोकल गुड़ के लोगों को नहीं मिला है। और लोग ये उम्मीद किए हुए हैं कि विधायक जी हमको काम दिलवाएंगे। क्या वजह है कि किसी और का हस्तक्षेप है? क्या हस्तक्षेप है? ऐसा कहा जाता है कि विधायक जी की चलती नहीं, कोई और उसको चला रहा है। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, न मानूंगा। ये जो सोलर प्लांट की बात आई थी उसका भी मैंने किसी को एक्सप्लेन किया है कि सोलर प्लांट के बनने की प्रक्रिया तक तो मजदूरों का ज़्यादा काम रहता है। वो उसमें प्लेट्स लगाए जाते हैं, वो टेक्निकलिटी नहीं रहती है। इंजीनियर 1-2 रहे तो वो बन जाता। आपके यहाँ भी, हमारे घर में भी सोलर प्लांट कोई लगाने आता है तो 1 या 2 ही लड़के आते हैं। हमारे भी लगा हुआ है और फिर लगा के चले गए तो आज तक कोई नहीं आया, वो चल रहा है। सोलर प्लांट बन जाने के बाद वहाँ बहुत कोई काम बचता नहीं है। सुपरविजन है, थोड़ा टेक्निकल के लिए 1-2 इंजीनियर रहे, कभी कोई काम पड़ा। दरिया प्लांट और कचरा प्लांट में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है। जो कुछ है तो यहाँ के लोगों को भी कुछ मिला है
और ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उस तुलना में, जिस तुलना में घोषित नीतियां हैं कि स्थानीय लोगों को 70% काम मिलना चाहिए, इतना काम हमारे गुड़ के नवयुवकों को नहीं मिल पाया है। और उसके लिए लगातार मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ, पत्र लिखता रहा हूँ, मंचों से मुख्यमंत्री और गडकरी आए थे, उस मंच से भी मैंने बोला है जी, और एक्सेप्ट उसके लिए संघर्ष करता रहूँगा। चलिए, अब इस बार चुनाव में आप आए हुए हैं मैदान में, और हमारे जो मीडिया में एक बात बड़ी तेज आई, आप सुर्खियों में रहे हैं कि शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है। तो इस बार जो लोगों की आस है, हम बात करेंगे सबसे पहले किसानों की। किसानों के लिए आप क्या करेंगे? हमने सबसे पहले तो किसानों के 100% सिंचाई का रकबा हो जाए जी, उसके लिए। लेकिन आपका क्षेत्र जो है पहाड़ी अंचल भी ज़्यादा है। नहीं, वो चैलेंजिंग काम ज़्यादा लगा है। अभी 350 करोड़ की सिंचाई योजना का मैंने भूमि पूजन किया है। जी, अभी हमारे सांसद जी ने किया है, जी। मैं भी था मेरे क्षेत्र में ही, जिससे पहाड़ पर एक नहर बन रही है। बाण सागर का पानी पहाड़ पर ले जाया जाएगा, वो पहाड़ के रास्ते से वो मऊगंज हनुमाना तक जाएगा, और वो पानी गिर के जब आएगा नीचे तो वो पानी से हमारा गुड़ 100% सिंचित हो जाएगा। 100% सिंचाई हाँ, काम लग गया है, काम लग गया है। और युवाओं के लिए? युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। क्या रोजगार, जो एशिया का बड़ा प्लांट बना हुआ है गुड़ में, या कचड़ा प्लांट बना हुआ है, जो अधिकारी वहाँ कर्मचारी तो जो संभव होगा वो करेंगे। संभव होगा। मेरा प्रयत्न पूरा ये रहेगा कि एक बड़ा प्लांट रोजगारोन्मुखी, जिसमें रोजगार ज्यादा मिले, ऐसा एक कोई फैक्ट्री में गुड़ के। चलिए, मेरी एक दिली सोच ये भी है कि सरकारी स्कूल हैं गुड़ में, बहुत सारी सरकारी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, अच्छी खासी सैलरी भी पाते हैं, और विद्यालय भी अच्छे बने हुए हैं। बच्चे गरीब तबके के ज़्यादा उसमें लोग हैं, लेकिन शिक्षक जो आते हैं अच्छी खासी मोटी सैलरी लेने के बाद वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, कुर्सी पे पैर रख के बैठे रहते हैं। तो इस ओर विधायक जी का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये गुड़ भर की प्रॉब्लम नहीं, हाँ, ये शिक्षा जगत की प्रॉब्लम। जी। और सरकारी शिक्षकों को जितना दिया जाता है उतना वो डिलीवर नहीं करते, ये बात आपकी सही है। इस मामले में जो भी संभव हो सकेगा अनुशासन लाने के लिए, ड्यूटी पर पाबंदी से जाएं, इसके लिए मैं शासन से पूरा प्रयत्न करूंगा। और ये कोई हमारे स्तर पर नहीं है, ये सरकारी स्तर पर भी सबको पता है। कोई डेली बेजेज में इसलिए रखे जाते हैं लोग कि वो ज़्यादा काम करते हैं, और जब कोई परमानेंट हो जाता है तो कामें करना बंद कर देता है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप सर बड़े बड़े मंचों में आप बोल देते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के सामने बोल देते हैं, शायद ये आवाज उठेगी जिससे कि आपका नाम रोशन रहेगा, चलेगा। ठीक है। एक और समस्या गुड़ विधानसभा में है, हालांकि रीवा से सटे हुए रीवा जिले की समस्या है, वो समस्या है नशा। नशा बहुत बड़ी समस्या है, और नशे के वजह से ही बहुत सारे अनाचार दुराचार काम होते हैं, अपराध होते हैं जी। उस ओर आपका रुख अभी तक क्या रहा? हमेशा रहा है। और अब आगे क्या रहेगा? बता दूं, ये सर मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को और गुड़ विधानसभा के लोगों को एक कमिटमेंट दे दें आपकी, इस पे हम काम करेंगे, जीतने के बाद से ही करेंगे। कर रहा हूं। जब भी कोई एसपी आता है जी, इसके पहले जो थे भसीन साहब, अभी मिस्टर कोई सिंह हैं जी, मैं बराबर उनसे मिलता हूं टाइम लेके जी, और उनको पहली बात कहता हूं कि प्रायोरिटी मेरी ये है कि ये पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं आगे की, ये नशे गुटखे और पाउच के कारण, शराब के कारण। तो आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप पढ़ते भी रहते हैं अखबारों में कि इतनी खेप पकड़ी गई, इतनी। और उस विषय में तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा सर। एक चीज़ और है, ये हम जब गुड़ विधानसभा के लोगों से मिले तो लोगों का कहना है कि माननीय विधायक जी के पास एक लाल डायरी है। लाल डायरी है जो कभी खुलती नहीं, चुनाव के 10 दिन पहले खुल जाती है, और जो पूरे वोट बैंक की लिस्ट है वो अचानक ईवीएम में कैद हो जाती है। वो लाल डायरी का राज क्या है? लाल डायरी अभी तो राजस्थान में खुल रही है कोई जी। हमारे पास कोई ऐसी डायरी नहीं है, न काली न लाल। हमारी डायरी के पन्ने हमारे आम लोग हैं जो हमसे मिलते हैं, और मैं उनकी बातें करता हूँ, और उन्हीं के मतलब देखिए, एक अपने तरफ से मैं बता दूं, आपने एक बात कही कि ये यूपी से लगा है, कुछ जातिवाद का असर होता है, रहता भी होगा। आप ये सोचे कि मैं गुड़ क्षेत्र का निवासी नहीं हूँ, मैं मनगवा क्षेत्र का निवासी जी है। 85 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ,
एक बार को छोड़ के मैं लगातार विधायक हो रहा हूँ। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, गुड़ जी बिल्कुल। गुड़ ठाकुर बहुत कम है गुड़ में संख्या में, बाकी अन्य जातियां ब्राह्मणों के बाद पटेल हैं और ओबीसी सब तरह के, मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम भी हैं। और मैं तो दावा करता हूँ कि मुस्लिमों का जितना वोट मिलता है, चाहे 100 में 1 मिले 2 मिले, वो सिर्फ बीजेपी के में कैंडिडेट के नाते नागेंद्र सिंह को ही मिलता है। अब ब्राह्मणों का वोट भी आप ही को मिलता ब्राह्मणों है। को हमको मिलता है। तो क्या लाल डायरी का राज वही है जो ऊपर वाले को मालूम है, लाल हाईकमान डायरी का को? नहीं है, मैंने वही कहा कि हमारे लोगों का प्रति विश्वास की डायरी है ये, भरोसे की डायरी है, भरोसे भरोसे की डायरी है। चलिए, भरोसे के साथ एक बार और आप लोगों के सामने बता दीजिए, अपने गुड़ विधानसभा के लोगों को बता दीजिए कि इस बार मैं मैदान में उतर आया हूँ विधायक बनने के लिए, तो क्या काम करूंगा आपका। और ये काम केवल चुनावी दावे और वादे नहीं होंगे, ये काम मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, मैंने तो अभी आपने पूछा ये सर, इसके अलावा कुछ नई सोच, नई चीजें जो आप देना चाहते हैं गुड़ विधानसभा के नई लोगों के सोच लिए? तो यही है हमारी कि गुड़ में इंडस्ट्रियल बेल्ट बने बड़ा, जिसमें अधिक से अधिक नवयुवकों को काम मिले। लेकिन नवयुवकों से भी अपील है मेरी जी कि सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढने का प्रयत्न न करें। सरकार ने उपादेय बनाए हैं कि आप सीखो, कमाओ और आगे बढ़ो। उसमें भी 8,000 स्टाइपेंड मिलता है और 8,000 ही बराबर नियोक्ता देता है जो प्राइवेट कंपनी है जी। तो इस तरह से मैं तो पूरा प्रयत्न करूंगा कि सिंचाई पूरी हो जाए यहाँ की जी, और जो आवागमन के साधन है थोड़े बचे हों उनको पूरा कंप्लीट कर दूं, दुरुस्त कर दूं और नवयुवकों के लिए रोजगार ढूंढूं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मजबूत हो, शिक्षा मजबूत ही होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी। चलिए सर, ये एक चीज़ और है जी कि लगातार ये बात भी कही जाती है कि नागेंद्र सिंह जी जो हैं वो गुड़ विधानसभा के चहेते हैं, उनका व्यवहार, उनका आचरण। लेकिन अब जो चुनाव के समय आ गया है, तो अब ये अफवाहें हैं, ये हकीकत है, ये क्या है, ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं? बहुत सारी बातें आती है, कहीं लड़ाई, कहीं दंगे, कहीं बातचीत, कहीं लोगों को, क्योंकि लोग कहीं भयभीत भी होते हैं। वो कौन से लोग हैं जो ये शरारत तत्व करते हैं और असामाजिक तत्व में विलीन होते हैं? लोगों को डर होता है, तो कहीं गुड़ विधानसभा के लोग उस चपेट में ना जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप युवाओं से, लोगों से और अपने प्रत्याशी जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनसे आप कोई संदेश दे सके। गुड़ क्षेत्र की जनता न कभी डरी है न भयभीत हुई है। लगातार वो चुनाव में भाग लेती रही है निर्भीकता से, और उसका विश्वास और उनका आशीर्वाद मेरे साथ बराबर बना रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इसी तरह न कोई वो दबेंगे, न भयभीत होंगे। और वो जानते हैं कि अराजकत्व तो थोड़े दिनों की ये बुलबुले हैं, और जैसे बरसात के उठते हैं और बारिश खत्म हुई तो बुलबुले खत्म। तो ये बारिश तो डरने की जरूरत नहीं है, हाँ, बिल्कुल नेता को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे गुड़ विधानसभा के विधायक माननीय नागेंद्र सिंह, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, गलतियां और कमियों को अपने एक्सेप्ट भी किया और सुधारने की बात भी कही। अब मतदाता को फैसला लेना है, 17 तारीख को मतदान होना है, और मतदान यानी कि सबसे बड़ा दान होता है, और सबसे बड़े दान में उस नेता को दान किया जाता है जो कि लोगों के हित के लिए काम करे, विकास के लिए काम करे और सबकी सोच सबके लिए रखे। अब आप लोग को फैसला लेना है कि आप लोगों को वोट किसको देना है, नेता को किसको चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।